नमस्कार, मैं हूं राकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं जनपद महाराजगंज में। एक सर हैं जाने पहचाने यहां पे, और अपने महाराजगंज जिला जो है तराई क्षेत्र है, यहां से उभरते हुए ये सामने आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे, कई सवाल रहेंगे मेरे जो शिक्षा को लेकर के रहेगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि शिक्षा कितना जरूरी है अपने भारत में? देखिए, शिक्षा सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो आंतरिक व्यक्तित्व है और चाहे बाहरी व्यक्तित्व है, इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, समेकित करके एक पूर्ण व्यक्ति के रूप में क्या करता है, उभारने का प्रयास करता है। शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होना चाहिए, शिक्षा अपने विकास के लिए होना चाहिए, देश के विकास के लिए होना चाहिए, और पूरे विश्व के जो शांति समृद्धि है उसके लिए होना चाहिए। ये बताइए मुझे कि जब बच्चा जो है कि पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ धरती पर तो पैदा हो जाता है, लेकिन उसको सही गुरु नहीं मिलता है, सही शिक्षा न मिलने के कारण वह वहीं तक सीमित रह जाता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे जो बच्चे जिनके पास गुणवत्ता है, सब कुछ है, लेकिन वो इच्छुक नहीं है कि मुझे पढ़ाई करना है? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे ऐसा होता है कि सही गाइडेंस न मिलने के कारण बच्चों का जो सही राह है वो नहीं मिल पाता है। एक गुरु का दायित्व तो यही होता है कि वो बच्चों को सही राह दिखाए, सही रास्ते पर चलना सिखाए, और जिस भी वे में वो कहना उसके उसको बाह्य गुणों को पहचाने। देखिए कि बच्चा किस में रुचि रखता है, किस मतलब कि खेल में रुचि रख रहा है, कि पढ़ने में रुचि रख रहा है, कि नृत्य में रुचि रख रहा है, किस भाग में रुचि रख रहा है। उस रुचि को गुरु का दायित्व है कि वो पहचाने, और पहचान के उसी दिशा में उसको प्रेरित करे ताकि उस दिशा में वो आगे बढ़ पाए। जो बच्चे गुणवत्तापूर्ण है लेकिन सही दिशा नहीं मिल पा रही है, इसमें जो भी हमारे अध्यापक बंधु हैं, जो अध्यापक गण हैं, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि बच्चे के गुणों को पहचाने, और गुणों को पहचानने के बाद उसी दिशा में उसको प्रेरित करें ताकि बच्चा आगे बढ़ पाए। क्षेत्र में सर जावेद आलम आपका नाम है, काफ़ी चर्चित है, काफ़ी लोग जानते हैं, सराहना भी करते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कितना मेहनत लगता है सर पढ़ाने में? पढ़ाने में सर बहुत मेहनत लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो आप देखते हैं कि बच्चे का IQ लेवल कितना है। इसे एक ही क्लास में आपको तरह तरह के बच्चे मिल जाएंगे। एक ही क्लास में आपको कमज़ोर बच्चे भी मिल जाएंगे, मध्यम वर्ग के बच्चे मिल जाएंगे, और तेज बच्चे मिल जाएंगे। हमें क्लास को इस तरह मैनेज करना पड़ता है कि सभी प्रकार के बच्चों को एक संगीत किया सके। और यही बात जो हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि आपको लेसन प्लान बनाना है, होमवर्क करके आना है। हम लोग ऐसे क्लास में नहीं घुसते हैं, बाकायदा होमवर्क करके आते हैं, और लगातार हम लोग टेस्ट ले रहे हैं। आप जब आए हैं तो आपने देखा कि बच्चों का टेस्ट चल रहा था स्कूलों में, तो लगातार हम लोग टेस्ट के आकलन के आधार पर बच्चों का हम लोग आउटपुट निकालते रहते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है। अगर उस टेस्ट में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, बच्चा कोई कमज़ोर है, इस हिसाब से उसका हम निराकरण करते हैं और उपचारात्मक शिक्षा का करते चलाने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से। कितने बच्चों को सर आप रेगुलर पढ़ाते होंगे यहाँ पे लगभग 50-60 बच्चों को रेगुलर पढ़ा रहे हैं। 50-60 बच्चों को संभालना सर कैसे संभव हो पाता है? हाँ, संभव थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ विद्यालय में 2 ही अध्यापक हैं। कभी उनको छुट्टी लेना पड़ जाता है, कभी मुझे छुट्टी लेना पड़ जाता है। जब वो छुट्टी पर चले जाते हैं तो पूरा स्कूल का दारोमदार मेरे पर अकेले आ जाता है। मैं छुट्टी पर चला जाऊँगा, सारा दारोमदार उनके पर अकेले आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि हम लोग को जो ट्रेनिंग सिखाई जाती है कि हमारी बच्चा अगर आप स्कूल में अकेले हो तो कितने बच्चों को कैसे संभालना है, ये पूरा हम लोग को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और डायरेक्ट महाराजगंज में मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, वहाँ सिखाया गया है कि हाँ, आपको ग्रुप एक्टिविटी करानी है। मान लीजिए आप विद्यालय में अकेले हो तो आप कोई खेल करा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई ग्रुप लर्निंग करा सकते हैं, जैसे अंताक्षरी करा सकते हैं। इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्कूलों में करा सकते हैं, ताकि जो पूरा का पूरा जो समूह है वो बिजी रहे, वो कभी न घूमने जा पाए, न कहीं उसका ध्यान भटक पाए। इस तरह करके क्या करते हैं, हम लोग पूरे स्कूल को मैनेज करने का काम करते हैं। सर, आपका एक YouTube चैनल है जिसको मैंने खंगाला है। जी। उसमें शुरुआती तौर में आप कौन बनेगा सैकड़ापति पढ़ाते थे। जी। सर, क्यों उसको बंद कर दिया गया जरा इस बारे में? नहीं, बिल्कुल बंद नहीं किया गया है, ऐसा नहीं इसको बंद कर दिया गया है। अभी भी हर शनिवार को क्या करते हैं कि कौन बनेगा सैकड़ापति हमारा चलता है। लेकिन ये है कि उसकी थोड़ी सी जो बारंबारता वो थोड़ी सी कम हो गई है। पहले तो हर शनिवार हुआ करता था, लेकिन अब हर समय नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन PCS में हो गया, तो कभी मुझे मेडिकल के लिए जाना पड़ गया, कभी मुझे किसी और के लिए काम के लिए जाना पड़ गया। तो कई सारे कामों के लिए मुझे निकलना पड़ता है लखनऊ के लिए। तो वो उस समय ऐसा होता है कि मैं शनिवार को निकल गया, तो शनिवार को स्कूल में कौन रहेगा, क्योंकि सैकड़ापति मैं ही कराता हूँ। तो ये सैकड़ापति बंद नहीं हुआ है। हाँ, इसकी बारंबारता थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये बंद नहीं हुआ है। अभी भी वर्तमान में भी अगला शनिवार जब आएगा तो हम उसी टाइम कौन बनेगा सैकड़ापति को जरूर लॉन्च करेंगे। जी सर। और आप YouTube चैनल पर सर इस समय क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब मेरा चैनल खोलने का मेरा सीधा संदेश यही था कि मैं लोगों को प्रेरणा दे पाऊँ कि हाँ भाई, एक अध्यापक है, ऐसा काम कर रहा है, हमसे लोग सीखें, लोग जानें कि हाँ, इस तरह की गतिविधि से पढ़ाई हो सकती है।
ये मैं छोटे मोटे एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, छोटी मोटी गतिविधियाँ करता रहता हूँ जो लोगों को पसंद आती है। मेरा सिंपल सा फार्मूला ये, सिंपल सा फंडा ये है कि मुझसे लोग प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके जो एक बदलती हुई तस्वीर है शिक्षा विभाग की, जैसे आपने देखा होगा कि कितनी मतलब कि एक नकारात्मक विचार है लोगों में प्राइमरी शिक्षा को लेकर कि लोग कहते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। तो ये मैंने ये सोचा कि इसको दिखाया जाए कि हमें प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है और कुछ हमारे अध्यापक ऐसे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और प्राइमरी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो प्रेरणा है वो लोगों में जाए, लोगों का विश्वास बने प्राइमरी शिक्षा के ऊपर, और जो क्या कहते हैं कि लोग हैं अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल की तरफ भेजें। आजकल जो एक फार्मूला चल गया है कि नहीं हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में आप भेजिए, आपके पास सामर्थ्य आप भेजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत कहिए कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ भी पढ़ाई होती है, यहाँ भी अध्यापक हैं मेहनत कर रहे हैं, और जो अध्यापक मेहनत नहीं कर रहे हैं वही प्रेरणा लें और सीखें कि हाँ छोटी मोटी गतिविधियों से, छोटी मोटी एक्टिविटी से बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है। पटना में एक खान सर हैं जी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जी। और महाराजगंज जिला एक तराई क्षेत्र है जहाँ पे आपका नाम आ रहा है। जी जी जी। तो जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई होते हैं, पटना में खान सर भी पढ़ाते हैं अच्छे खासे, जी जी और उनको लोग जानते हैं, आपको महाराजगंज जिले में लोग जानते हैं। जी जी। तो सर कितना मेहनत लगता है, कैसे संभव पाता है सारे लोगों को पढ़ाना, और सरकारी स्कूलों में लोग कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। जी जी। तो सरकारी स्कूल में आप किस तरह से शिक्षाएं देते हैं कि आपको लोग पसंद करते हैं महाराजगंज जिले में? देखिए यही मसला है कि मुझे लोगों ने पसंद क्यों किया। हाँ पसंद करने का कारण था कि मैंने क्या किया, क्रिएटिव लर्निंग को मैंने अपनाया, मैंने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अपनाया। मैंने सिंपल मैंने ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड को मैंने अपना हथियार नहीं बनाया। मैं बच्चों को ग्राउंड में लेके आता हूँ, बच्चों को करके सिखाता हूँ, डू एंड लर्न जो गतिविधि उसको करके सिखाता हूँ। तो बच्चों को क्या करता हूँ, बच्चों को मैं इंगेज रखता हूँ अपने साथ में। आपने देखा होगा कि मैंने एक हार्ट का बना के मैंने उसको बताया हुआ था, उसको मिलियंस में लोगों ने देखा हुआ था उसको। तो वो क्या था, वो मतलब मसला क्या था कि बच्चा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहा है, बच्चा एक शिक्षक के साथ इंगेज रह रहा है, न कि वो किताबों और कॉपी से सिमटा हुआ है। तो लोगों ने मुझे पसंद इसलिए किया कि मैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहा हूँ, क्रिएटिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहा हूँ, और डू एंड लर्न के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और इस तरह से लोगों ने मुझे देखा और लोगों ने मुझे सराहा है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लेकिन अनेकों सरकारी स्कूलों में मैंने खबर किया है, लेकिन वहाँ पे ये पता चलता है कि कहीं कोई टीचर पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाता है, तो कहीं कोई फ़ोन से बात करता है, उस पर हम लोगों ने सवाल उठाते हैं, सवाल उठाते रहते हैं हम लोग। तो इस तरह से वो जो टीचर करते हैं उनको क्या संदेश देंगे? तो निश्चित तौर पर इस तरह के अध्यापक भी हमारे विधि में मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या दाल में नमक के बराबर है, बहुत कम संख्या इनकी है। लेकिन इन्हीं को क्या कहते हैं बाहर चला के दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। निश्चित तौर पे ऐसे अध्यापक हैं जो बिल्कुल पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इनकी संख्या बहुत कम है। अभी असर की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि 87% अध्यापक स्कूलों में विद्यमान है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई थी, जब उन्होंने दौरा किया स्कूल में, तो 87% जो अध्यापक थे वो विद्यालय में मौजूद थे, पढ़ा रहे थे। तो मान लीजिए 13% अगर अध्यापक विद्यालय में मौजूद नहीं है, या फिर विद्यालय में मौजूद रहते हुए भी अध्यापन का कार्य नहीं कर रहे हैं, उन 13% के हिसाब से पूरी बेसिक शिक्षा विभाग को बदनाम नहीं किया सकता। निश्चित तौर पर ऐसे अध्यापक हैं, उनके अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको स्वयं से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ भाई हम जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, जो वेतन ले रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए वेतन ले रहे हैं, न कि हम बैठ के बात करने के लिए किसी अन्य काम के लिए ले रहे हैं। इन अध्यापकों को ये प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन आप सभी रिपोर्टर से भी मेरा निवेदन है कि आप जैसे यहाँ पे आके आपने एक अच्छी तस्वीर दिखाई है प्राइमरी स्कूलों की, और भी हमारे अध्यापक जो है वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी तस्वीर दिखाइए। ये दिखाइए कि हाँ 87% अध्यापक हमारे काम कर रहे हैं, हाँ 13% अध्यापक जो है काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी दिखाइए। आलोचनाएँ भी ज़रूरी है, क्योंकि आलोचनाओं से हम सीखते हैं। आगे क्या करने वाले हैं? जैसे कि खान सर बोर्ड पढ़ाते हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो महाराजगंज जिले में भी लोग चाहते हैं कि आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं और लोगों को शिक्षा मिल पाए, घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सके बच्चे। जितने बच्चे असमर्थ हैं स्कूल जाने में आने में, जिन पर पैसा नहीं हो पाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो और लोग चाहते हैं कि अभिभावक जो हैं अपने महाराजगंज जिले के अभिभावक चाहते हैं कि आप भी पढ़ाइए, जावेद आलम सर पढ़ाएँ जो है डिजिटल बोर्ड पे, और लोगों के घर में वो शिक्षा मिल पाए, लोगों के बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। निश्चित तौर पर अभी मैं सिर्फ विद्यालय तक ही सीमित हूँ, लेकिन अगर मैं डिजिटल बोर्ड लेके अगर मैं ऑनलाइन आता हूँ तो निश्चित तौर पर कई घरों तक मैं पहुँच पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि डिजिटल बोर्ड लेके मैं ऑनलाइन टीचिंग कर पाऊँ, ताकि और लोगों तक जो मुफ्त शिक्षा है, जो अभी मैं मुफ्त शिक्षा स्कूलों में मिल पा रही है, वही मुफ्त शिक्षा मैं घर घर तक पहुँचा पाऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन अभी मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी सी रुकी हुई है। अभी मैं आपको पता है कि पीछे से मेरा हो गया है, तो मेरी ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। जैसे मेरी ज्वाइनिंग होती है, जिस जिले में मैं जाऊँगा वहाँ पर मैं एक डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, और घर घर तक मैं क्या करूँगा, ये जो मुफ्त शिक्षा है, जो फ्री एजुकेशन है, इसको मैं पहुँचाने का काम करूँगा। शिक्षा क्षेत्र को कितना बदलना चाहते हैं सर आप?
शिक्षा क्षेत्र का बदलाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बदलाव नहीं होगा, शिक्षा से ही इस देश का भविष्य है। अगर शिक्षा को हम रोजगारपरक बना पाएँ, शिक्षा को और बेहतर बना पाएँ, शिक्षा को अगर हम मूल्यपरक बना पाएँ, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के भविष्य के लिए आगे आएगा। और जो विश्व गुरु का खिताब जो हम पहले प्राचीन भारत में रखते थे, वही विश्व गुरु का खिताब हम पुनः पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस शिक्षा को बदलना बहुत ही जरूरी है। जी सर, एक सवाल और रहेगा आपसे, लास्ट सवाल। कहीं ईमानदारी और मेहनत के साथ बच्चे तो धरती पर पैदा हो जाते हैं शिक्षा लेने के लिए, उनको गुरु की ज़रूरत होती है शिक्षा देने के लिए। लेकिन ऐसे तमाम टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन वहाँ पे जो नेताओं का रोल रहता है, कहीं ना कहीं स्कूल के रास्ता नहीं रहता है, वो लोग बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? तो निश्चित तौर पर अभी तो कायाकल्प योजना आई हुई है प्राइमरी विद्यालय में, बहुत से बदलाव आए हैं। जो हमारे विद्यालयों की जो जैसे मान लीजिए आप टाइल्स वगैरह लग गया है, अच्छी पानी की व्यवस्था हो गई है, आप ग्राउंड देख रहे हैं, ग्राउंड भी हमारा अच्छा हो गया है। ये तो कायाकल्प योजना से बहुत कुछ सुधार हुआ है हमारे प्राइमरी विद्यालयों में। अब रही बात सड़क वगैरह की, सड़क खराब है, वहाँ विद्यालय तक पहुँचने का रास्ता नहीं है, ये सब चीज़ें सरकार के ऊपर है। सरकार को निश्चित तौर पर इसको ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे दूर दराज में जो प्राइमरी विद्यालय हैं, जो पानी से घिरे रहते हैं, जहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इसको सुधारना चाहिए, ताकि जो अन्य लोग हैं जो शिक्षा की तरफ उन्मुख हो सकें और जो बच्चे हैं उनको कोई भी बाधा ना आए पढ़ाई के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहुत। तो मेरे साथ थे जावेद आलम सर। मैं था जनपद महाराजगंज के एक ग्राम सभा था, जो कि नाम नहीं लूँगा, किस ग्राम सभा में था। तो मैं था अभी जनपद महाराजगंज के एक गाँव में, और यहाँ पे इनसे मिला, बातचीत किया। और वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे एक्सप्रेस पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।